बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो कोर्स हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है फर्स्ट एड इन एमरजेंसीज। आई एम योर लेक्चरर डॉक्टर मायरा जावेद फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो है वाउंड्स हेमरेज। वाउंड्स और हेमरेज क्या होता है, हम ये देखेंगे। वाउंड्स की हम सबसे पहले क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं कि जख्म किस किस तरह के होते हैं, इनकी दर्जबंदी किस तरह की होती है। जख्मों की दर्जबंदी की जा सकती है। सबसे पहले दर्जबंदी होती है, कौन सी होती है? तेजधार आले का जख्म, कुचला हुआ जख्म, तेजधार आले का गहरा जख्म, जला हुआ जख्म जो जल जाए जगह, बर्न वाउंड, पीप वाला जख्म, सेप्टिक वाउंड, जानवर के काटे का जख्म, एनिमल बाइट जैसे कि कोई कीड़ा काट जाए, या फिर एनिमल बाइट में डॉग आ जाता है, आपको कुत्ता काट लेता है उस हादसे के जख्म यानी कि एक्सीडेंटल इंजरीज, जो किसी का कार एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक एक्सीडेंट हो जाए उसके दौरान, या कोई बच्चा छत से नीचे गिर जाए, ये सब एक्सीडेंटल इंजरीज में आता है। बारूद फटने का जख्म, ब्लास्ट इंजरीज, गोंपे हुए जख्म जैसे कि छुरी का जख्म, बिजली लगने का जख्म, इलेक्ट्रिक शूट वाउंड, आतशीन असलह के जख्म, फायर आर्म वाउंड, इत्तफाकिया हादसे के जख्म यानी कि इंसिडेंटल वाउंड, जो किसी वजह से किसी इंसिडेंट में लग जाए, ये होते हैं हमारे किसमें? इत्तफाकिया हादसे में जो हमारे वाउंड हो वो होते हैं इंसिडेंटल वाउंड्स। Now the next slide is, this is the slide कि कोई आपको चोट लग जाए, ये उसमें आ जाती है कि आपको चोट लग गई, ये स्टिचिंग हुई है वाउंड की, और ये बैंडेज की जा रही है वाउंड की। नेक्स्ट स्लाइड इज स्टेप्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड्स। कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए जख्म को ट्रीट करने के लिए? क्या क्या आपके पास स्टेप्स होने चाहिए? मरीज को और मुतासरा अज़ा को आरामदाह हालत में रखा जाए। जो पेशेंट है, जिसे तकलीफ पहुंची है, जिसे जख्म हुआ है, उसे क्या रखना है? हमने आरामदाह हालत में रखना है। स्टेरिलाइजेशन का खास ख्याल रखा जाए। जो पट्टी उस पर्सन को बांधी जा रही है, जो पट्टी उसको की जा रही है, जो रुई से एंटीसेप्टिक होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई भी जरासीम पैदा ना हो। प्रेशर डाला जाए जख्म, जहां से बहुत ज्यादा खून रस रहा हो वहां पे प्रेशर डालना है। जख्मों पर खून के रसने को कम करने के लिए दबाव प्रेशर डाला जाता है। जिस जगह से खून बहुत ज्यादा रिस रहा हो वहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि जो खून बहुत ज्यादा निकल रहा है वो निकलना कम हो जाए। फ्रैक्चर, और जिस जगह से खून बह रहा हो इसे मरीज के जिस्म की निस्बत ऊंचा कर दिया जाए। जहां पे फ्रैक्चर हुआ है या जिस जगह से खून बह रहा है, तो इस मरीज को थोड़ी ऊंची जगह पे बिठा देना चाहिए, या लिटा देना चाहिए, या थोड़ा ऊंचा कर देना चाहिए। अगर जख्म जोड़ यानी कि अगर जख्म आपके किसी भी जॉइंट के करीब या ऊपर लगा हुआ है, तो कोशिश करनी है कि उस अज़ा को हरकत ना दी जाए, उससे ज्यादा टर्न ना किया जाए, ज्यादा मोड़ा ना जाए। हो सकता है अगर फ्रैक्चर हुआ है जॉइंट में तो वो टूटने की हड्डी का खतरा होता है। जख्म को साफ करके वाज़िया एक्सपोज किया जाए। जो जख्म है उसे क्या करना है? वाज़िया तौर पे
एक्सपोज करना है, उसे साफ करना है सबसे पहले एंटीसेप्टिक कॉटन से, फिर ही उसको थोड़ा सा एक्सपोज करना है ताकि उसके ऊपर फौरन पट्टी नहीं करनी अप्लाई। नंबर बैरूनी शय यानी कि जो फॉरेन बॉडी अगर आपको नजर आ रही है, यानी कि कोई किसी को कील चुभा हुआ है या कोई किसी को नीडल किसी को लगी हुई है या कोई कांटा चुभ गया है, तो सबसे पहले आपने उस बैरूनी शय को उस जिस्म के हिस्से से निकालना है, फिर आपने उसकी फर्दर ट्रीटमेंट करनी है। जख्मों से जरियाने खून को रोकने के लिए पॉइंट्स का पकड़कर बांध दिए जाएं। जो जख्मों से जो जरियाने खून है उसको रोकने के लिए जो पॉइंट्स हैं, जो बॉडी के पॉइंट्स हैं, जहां जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन्हें आपने पकड़ना है और उन्हें बांध देना है या फिर प्रेशर एक्सर्ट करना है उन पॉइंट्स के ऊपर। जख्मों से खून रसने को रोकने के लिए हस्बे जरूरत टांके लगा दिए जाएं, यानी कि जहां पे खून रस रहा है, जहां पे आपको लगता है कि अब हम इस पे पट्टी नहीं कर सकते, इसको टांके लगाने की जरूरत है, तो उस जगह पे आपने टांके लगा देने। जख्मों पर जरासीम से पाक ड्रेसिंग और पट्टी कर दी जाए। वो जख्म जो जरासीम से हमने एंटीसेप्टिक की मदद से साफ कर लिया है किसी भी एंटीसेप्टिक से, तो उसके ऊपर आपने साफ ड्रेसिंग और पट्टी यानी कि बैंडेज कर देनी है, ताकि वो जो जख्म है वो फर्दर फॉरेन बॉडीज के लिए एक्सपोज ना हो और जो पेशेंट है वो फर्दर बैक्टीरिया उसके जिस्म के उस हिस्से में जख्म के अंदर ना जाए। अदर स्लाइड इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? किसी भी जख्म में जो है इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी जगह पे इन्फेक्शन हो जाना, सेप्सिस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जख्मी टिश्यू यानी कि कोई भी आपका जो टिश्यू है वो इंजर्ड हो जाए, इंजर्ड टिश्यू की खराब हालत अबनॉर्मल स्टेट होती है। यानी कि जो इन्फेक्शन है वो क्यों होता है, किस जगह पे होता है? अगर आपका कोई टिश्यू रप्चर हो गया, फट गया या उसकी कोई खराब हालत हो गई, अबनॉर्मल स्टेट उसकी जो इन्फेक्शन कहलाती है। जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम, जर्म्स के हमला जगहों मसलन स्किन, सांस की नालियों में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और अंतड़ियों में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम हैं वो कहाँ पे हमलावर होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक ही हम इजीली देख सकते हैं। और ये जरासीम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी के अंदर, डस्ट के अंदर, पानी के अंदर और दूसरी बहुत सी जगहों के अंदर, जैसे कि स्किन हो गई, जो हमारी स्किन है उस पे तो हजारों तादाद में जरासीम पाए जाते हैं। सांस की नाली में यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। बीमारी को जरासीमों के जिंदा रहने के लिए बेहतर नशोनुमा और तादाद में फौरी इजाफे के लिए मुनासिब खुराक, फूड और दर्जे से पसंदीदा दर्जा हरारत उन्हें चाहिए होती है। यानी कि जो जरासीम है उन्हें ग्रो करने के लिए, ज्यादा तादाद में बेहतर होने के लिए उन्हें मुनासिब उस लिहाज की उन्हें खुराक चाहिए होती, फूड चाहिए होती है और टेम्परेचर चाहिए होता है, फिर ही वो उस जगह पे ग्रो करते हैं, फलते हैं। तमाम जगह की मॉइस्चर की जरूरत होती है। जो बैक्टीरिया है उन्हें मॉइस्चर, टेम्परेचर, फूड, इन सब चीजों की जरूरत होती है ताकि वो उस जगह पे फल सके, ग्रो कर सके। इसलिए कहते हैं कि जो जख्म है उसे फौरन साफ किया जाए और उस पे बैंडेज लगाया जाए ताकि जो बैक्टीरिया है वो अपनी फर्दर जिस्म के अंदर जगह ना बना सके। जब जख्म में ये बीमारी के जरासीम बाहर से या इंसानी जिस्म में से दाखिल होते हैं तो बहुत तेजी से इनमें इजाफा होता है। जख्म के मकामी टिश्यू पर इंफेक्शन का बाइस हो जाते हैं। इंफेक्शन के बाद ये जगह सुर्ख और बाकी जिस्म के हिस्से की निस्बत गर्म हो जाती है। जो जख्म
کا جو ٹیشو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس لوکل ٹیشو پہ آپ کو انفیکشن ہوتا ہے وہ جگہ ایک تو ریڈنس ہو جاتی ہے اس جگہ پہ، اور دوسری کیا ہوتی ہے، ہاٹ ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، اور اس جگہ پہ کیا ہوتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ زخم میں یہ انفیکشن پس کی صورت ظاہر کرتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پس وائٹ پیپ ٹائپ انفیکشن ہو جاتا ہے اس جگہ پہ۔ یہ پس ٹیشو کے تباہ شدہ خلیات، ڈیمیج ٹیشو سیلز، خون کے سفید ذرات اور انفیکشن پیدا کرنے والے جراثیم پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس ٹیشو کے اندر کیا ہوتا ہے، جو پس ہوتی ہے، وائٹ پس جو بنتی ہے، اس میں کون کون سے خلیات ہوتے ہیں، ڈیمیج ٹیشو سیلز ہوتے ہیں، وائٹ کارپسز ہوتے ہیں، خون کے سفید ذرات، اور انفیکشن پیدا کرنے والے جراثیم، یعنی کہ اس جگہ پہ وہ جرمز، وہ بیکٹیریا یا وائرسز جو جراثیم کو بڑھاتے ہیں، انفیکشن اس جگہ پہ کاز کرتے ہیں، وہ اس جگہ پہ پریزنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ Now see at the next slide. اسٹیریلائزیشن امپورٹنس، جو اسٹیریلائزیشن ہے یعنی کہ جراثیم سے پاک کیسے ہم اس جگہ کو کریں گے اور اس کی ضرورت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے۔ اسٹیریلائزیشن امپورٹنس ہم اس سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ کلینک یا پھر کسی بھی ہیلتھ سینٹر یا پھر جو ہسپتال ہے، یہ انفیکشن کا مرکز ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو بھی جگہ پہ، جس جگہ، ان جگہوں پہ اگر کچھ بھی آپ کا نیچے گر گیا ہے وہ کبھی بھی اٹھا کر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ جو کلینک، ہسپتال یا پھر جتنے بھی ہیلتھ سینٹرز ہیں، یہاں انفیکشن زیادہ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر قسم کی بیماری میں مبتلا مریض علاج کے لیے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں۔ ان مریضوں کے کھانسنے، تھوکنے، سانس لینے یا پھر گندے زخموں سے جو مواد کا اخراج ہے، یعنی کہ کوئی بھی مواد ہو گیا جیسے قے کرنا یا پھر انفیکشن کی وجہ سے پیشاب کرنا، یعنی کہ پاخانے کا اخراج، قے کرنا، علاج کے لیے ان ہسپتالوں میں قیام سے مزید خطرناک بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب پیدا ہوتا ہے، اور اکثر آپریشن وغیرہ کے دوران بھی جراثیم منتقلی ہو جاتی ہے۔ ان بیماریوں میں مہلک جراثیم اور وائرس سے ماحول آلودگی کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے۔ چھوت کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی پٹیاں کرنے، جو اکثر لوگوں کو چھوت کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان سے جو مبتلا بیماریاں ہیں وہ جیسے پٹی کرنے، زخم کو دھونے، ٹانکے لگانے، ٹیکے لگانے، ان کی وجہ سے اکثر لوگوں کو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کے طبی معائنے سے استعمال ہونے والے اوزار، سرجیکل انسٹرومنٹس بھی ایڈز، ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی، ٹیٹنس، سوزاک، آتش بھاولا پن اور دیگر کئی بیماریوں کے جراثیم لگنے سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی ایسے لوگ آئیں جنہیں چھوت کی بیماریاں ہوں، ہیپاٹائٹس ہو، ٹیٹنس ہو، ایڈز ہو، ان کے لیے جو بھی ہم سرجیکل انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں، جو بھی ہم اس کے لیے مٹیریل یوز کر رہے ہیں، ان کو بینڈیج کر رہے ہیں، اس طرح کے جنہیں اس طرح کی بیماریاں ہوں گی لوگوں میں، ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے جو بھی مٹیریل یوز کریں وہ اسٹیریلائزڈ مٹیریل ہونا چاہیے۔ اگر مٹیریل اسٹیریلائز نہیں ہے تو ہمیں نہیں یوز کرنا چاہیے۔ اس لیے ہسپتالوں کے اندر اندرونی ماحول اور ان اوزاروں کی اسٹیریلائزیشن انتہائی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ جو ہسپتال ہیں ان کے جو فلورز ہیں انہیں کس لیے اینٹی سیپٹک سلوشن سے صاف کیا جائے، جو انسٹرومنٹس ہیں، اوزار ہیں، انہیں اچھے سے باقاعدہ طور پہ صحیح طریقے سے اسٹیریلائز کیا جائے تاکہ کوئی بھی عام بیماری پھیلے نہ وہاں پر، کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں مریض ہسپتالوں میں موجود ہوتے ہیں۔
جس کی وجہ سے خطرناک اور بہنک بیماریاں ہونے کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسٹیریلائزیشن کا خاص خیال رکھتے ہیں تاکہ وہ بیماریاں، مہلک بیماریاں اس پیشنٹ کو نہ لگے، دوسرے لوگوں تک منتقل نہ ہو، کیونکہ ہسپتال بیماریوں کے علاج اور روک تھام کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، اور اسی مقصد کے پیش نظر جتنے بھی ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر جو صفائی کا عملہ ہوتا ہے انہیں خاص اسی طور پہ تعینات کیا جاتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں صحیح طریقے سے فوکس رہیں، ان چیزوں کو ریڈیوس کرنے میں ہیلپ کریں۔ بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری کی بنا پر مریض کی قوت مدافعت، امیونٹی بھی کم اور کمزور پڑ جاتی ہے، جس کی بنا پر مزید نئی بیماریاں یعنی کہ سیکنڈری انفیکشن لگنے کے امکانات ان لوگوں میں زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے ہسپتال میں موجود مریضوں کی بیماریاں ایک دوسرے کو لگ سکتی ہیں۔ جو ہسپتال کا عملہ ہے وہ تندرست انسانوں اور بیمار لوگوں کو مزید نئی بیماریوں کے انفیکشن سے بچانے کے لیے ہسپتال کے ماحول اور استعمال ہونے والی چیزوں کو اسٹیریلائز اچھے سے کرے، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پہ انہوں نے آخر میں آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے، انتہائی ضروری ہے۔ بے شک آپ گھر میں ہوں، باہر ہوں، ہر چیز آپ کی پراپر اسٹیریلائز ہونی چاہیے۔ بے شک آپ پانی بھی یوز کر رہے ہیں کسی لوکل، تو آپ اس کو سب سے پہلے اچھے سے بوائل کریں، اسے اسٹیریلائز کریں تاکہ اس پانی کے اندر یا پھر کوئی بھی انسٹرومنٹ آپ نے یوز کیا ہے باہر سے تو وہ بہتر طور پہ اس پہ جراثیم اس کے اوپر پریزنٹ نہ ہو۔ دوسری سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک از دی ہیمریج اینڈ بلیڈنگ۔ ہیمریج اور بلیڈنگ کیا ہے؟ جریان خون، ہیمریج اینڈ بلیڈنگ کسی بھی وجہ سے جسم میں خون کی نالیوں یعنی کہ جو بلڈ ویزلز ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ نالیوں کو ضرر یا نقصان پہنچنے سے بلیڈنگ اور ہیمریج کیا ہوتا ہے؟ جریان خون ہوتا ہے۔ بلیڈنگ، ہیمریج کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہ بلڈ ویزلز کو کوئی بھی نقصان پہنچے، کسی وجہ سے اسے ضرر پہنچے تو ہیمریج اور بلیڈنگ ہونے کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلڈ سے نالیاں کون سی ہوتی ہیں؟ خون کی انتہائی باریک نالیاں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کیپیلریز ہم جنہیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد وریدیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ وینز کہتے ہیں۔ وریدوں کو کیا کہتے ہیں؟ وینز۔ شریان آرٹریز۔ ٹائپس آف بلیڈنگ اینڈ ہیمریج۔ بلیڈنگ اور ہیمریج کی کون کون سی اقسام ہیں؟ جریان خون یعنی کہ ہیمریج کی دو اقسام ہیں، 2 ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایکسٹرنل بلیڈنگ یعنی کہ بیرونی جریان خون، اور دوسری ہے انٹرنل بلیڈنگ اندرونی جریان خون۔ ایکسٹرنل بلیڈنگ کیا ہوتی ہے؟ جسم سے باہر نکلتا ہوا خون نظر آتا ہے۔ ایکسٹرنل بلیڈنگ میں جو باہر خون ہے رس رہا ہے وہ نظر آپ ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہو، جیسے ناک میں سے خون آنا، انجائنا، زخم ہو جانا، یا ناک کی چوٹ یا بازو پہ کوئی چوٹ لگ جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے، آپ ایزیلی دیکھ سکو کہ خون یہاں سے نکل رہا ہے، تو یہ ایکسٹرنل بلیڈنگ میں آتا ہے۔ اندرونی بلیڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ انٹرنل بلیڈنگ میں اس میں جو خون ہے وہ اندر ہی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ایزیلی اسے باہر سے نہیں دیکھ سکتے، نہیں آپ اندازہ لگا سکتے کہ بلیڈنگ ہو کس طرف سے رہی ہے۔ کیپیلریز کو زد پہنچنے سے صرف خون رستا ہے۔ جو کیپیلریز ہیں اگر انہیں کوئی بھی ضرر پہنچے تو یہاں سے صرف خون ہلکا ہلکا رسے گا، جبکہ وریدیں کون سی تھی؟ وینز۔ وریدیں آر دی وینز کے کٹنے یا پھٹنے سے قدرے کم بلیڈنگ ہوتی ہے، جبکہ جو آرٹریز ہیں، کیونکہ یہ آرٹریز کیا ہے ہماری
बड़ी होती हैं, थोड़ी सी मोटी होती हैं, जिस वजह से इनमें तेजी से ब्लीडिंग होती है। और अगर किसी वजह से दोनों ही कट जाए, यानी कि आर्टरीज और वेन्स दोनों में ही कट हो जाए, दोनों में इंसिजन आ जाए, कटिंग आ जाए, तो शदीद ब्लीडिंग हो सकती है। और इस हालत में कौन सी हालत में ये अक्सर होता है? हादसात की सूरत में। ये हादसात की सूरत में होता है, दहशतगर्दी की सूरत में होता है, डस्टर बम लगने की वजह से हो सकता है, या खुदकश हमला हुआ हो और वहां पर जो छल्ले नुमा जो गोलियां होती हैं वो आकर हिट हो जाएं, लग जाएं, तो उन हालात में शदीद ब्लीडिंग वाक़या हो सकती है। किसी भी वजह से ब्लीडिंग जिस्म के अंदर यानी कि इंटरनल हो रही हो या फिर बैरूनी या एक्सटर्नल हो रही हो, बहुत कम मिकदार में खून जख्म में से खून की बारीक नालियों कैपिलरीज से आता है। अब हम देखते हैं वजूहात। कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग और हेमरेज होने के खदशात ज्यादा हो जाते हैं? नंबर 1 इज दी एक्सीडेंट्स, हादसा। किसी वजह से कोई हादसा पेश आ जाए किसी इंसान के साथ, तो उसमें ब्लीडिंग और हेमरेज हो जाती है। तेजधार आले का गहरा जख्म, स्टैब वाउंड्स, गोली लगने से जख्म, फायर आर्म, हमल से बच्चेदानी की ट्यूब का फट जाना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान, अबॉर्शन, हमल ज़ाया होना, अबॉर्शन में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, बच्चे की पैदाइश से पहले जरियाने खून APH। नेक्स्ट स्लाइड। और किस किस सूरत हाल में इंजरी हो सकती है, वॉन्ड पैदा हो सकता है? सिवियर इंजरी, शदीद चोट लग रही है, उस सूरत में ब्लीडिंग होती है। मेजर ऑपरेशन के दौरान, बड़ा ऑपरेशन हो उस दौरान, टोन ऑफ आर्टरी, शरियान या आर्टरी का फट जाना, रान की हड्डी का टूट जाना, नेसल ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, बहुत ज्यादा, अगर 140-145 से हाई अगर ब्लड प्रेशर राइज कर गया है तो नेसल ब्लीडिंग हो जाती है। वो आपको बता देती है कि जो पेशेंट है इसकी हालत इस काबिल नहीं है या फिर इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। बच्चे की पैदाइश के बाद जरियाने खून PPH, बच्चे की पैदाइश या डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होती है। यूट्रस के मुंह पर प्लेसेंटा का जुमना, प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा अलहदा होना। जब प्लेसेंटा अलहदा होता है, अब्रप्शन होती है प्लेसेंटा की, पुराने यरकान की वजह से खुराक की नाली से जरियाने खून। बाज़ दफा ब्लीडिंग की वजह और चोट इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन मिकदार में ज्यादा खून बह जाने से सूरत हाल खराब हो जाती है। ब्लीडिंग या हेमरेज की वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाजू का चोट हमें इतनी ज्यादा खतरनाक नजर नहीं आ रही होती, लेकिन वो जो उस चोट की वजह से जो खून बहुत ज्यादा उस पेशेंट के जिस्म से निकल चुका होता है, बह गया होता है, उस मिकदार की कमी की वजह से खून की जिस्म के अंदर जो शरियान है वो फटने का खदशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से एट अ टाइम मौके पर ही लोगों की मौत वाक़या हो जाती है। दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ हाउ द ब्लीडिंग और हेमरेज कैन बी कॉज। दिस इज द इस्केमिक स्ट्रोक, दिस इज द ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी, दिस इज दी ब्रेन हेमरेज। किसी भी वेन का या शरियान का, आर्टरी का ब्लीड कर जाना, फट जाना, जिसकी वजह से हेमरेज वाक़या हो जाता है। 15% ऑफ दी स्ट्रोक्स आर ड्यू टू ब्लीडिंग इन और अराउंड दी ब्रेन। जो हमारे 15% जो स्ट्रोक्स होते हैं वो ब्लीडिंग की वजह से होते हैं, जो दिमाग के अंदर या फिर उसके इर्द गिर्द होने की वजह से हेमरेज होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम हेमोरेजिक स्ट्रोक्स कहते हैं, इस तरह की जो हेमरेज वाक़या होता है।
The last slide is about the sign and symptoms of hemorrhage and bleeding. हमें किस तरह पता चलेगा, हमें क्या साइंस नजर आएंगे, हमें क्या इलामात उस वक्त जाहिर होंगी जो हमें इस बारे में बताएंगी जो पेशेंट है उसकी हालत इस वक्त है क्या। अगर उस वक्त उस पेशेंट को उस वक्त इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है किसी भी वजह से, तो उसमें हमारे पास जो साइन हमें वो दे रहा है, हम उससे क्या अंदाजा लगाएंगे कि इस पेशेंट को किस हिस्से में या किस जगह पे क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है चेहरे और होंठों का पीला होना, पेल फेस, ब्लड प्रेशर का कम होना, बीपी का कम हो जाना, कमजोर लेकिन तेज नब्ज, जो आपकी पल्स रेट है वो कभी कम हो रही हो। अक्सर लोगों में जो बेहोशी की हालत में हो रहे होते हैं वो उनकी पल्स रेट वीक हो जाती है और कुछ में तेज होती है। शॉक की हालत में ठंडी बेरोनक जिल्द, कोल्ड क्लैमी स्किन, नींद बेहोशी, फेंटनेस, शदीद प्यास, वेट, थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास का महसूस होना, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, आपको बहुत बेचैनी फील हो रही हो उस वक्त पेशेंट को, सर चकराना, गिडीनेस, वो मुकम्मल उसका सर चकरा रहा हो किसी भी वजह से, मुकम्मल बेहोशी या वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया हो, होश में ना हो। बालिग अफराद में नॉर्मल हालत में 10 से 11 यानी कि 5 लीटर तक नॉर्मल हमारे पास है कि इतना 5 लीटर तक नॉर्मल पर्सन में खून पाया जाता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर एक्सीडेंट कोई हो गया तो उस दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो जो खून की मिकदार है, ब्लड वॉल्यूम है, वो क्या होगा, नॉर्मल हमारे 5 लीटर हो गया है, लेकिन इंजरी हुई है, कोई हादसा पेशेंट के साथ पेश आया है तो उसका जो बॉडी में जो ब्लड का मिकदार है, ब्लड का वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, लो हो जाएगा उस वक्त उस पेशेंट में, ठीक है, लो हो जाएगा उस पेशेंट में ब्लड का वॉल्यूम, जिससे इंसानी जिस्म में दौरान खून ब्लड सर्कुलेशन मानित पड़ जाती है। जी, तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाएगी। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो 5 लीटर खून था वो 5 लीटर से अगर हमारे पास 5 लीटर से 4 लीटर तक यानी कि रह गया, या फिर समझ ले जख्म में से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है तो 3 लीटर खून हमारे पास रह गया, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी मिकदार फौरन कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इंसान के जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को वो जो ब्लड पहुंचा रहा है, वाइटल ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से हैं, दिल, दिमाग, ब्रेन, जिगर, लीवर, गुर्दे, किडनी, फेफड़े, लंग्स, तो इनको हमें क्या है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो हमारी खुराक है, इसी तरह जो हमारे ये सब वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, इन सब की खुराक कौन सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन सब की खुराक है। अगर ब्लड के थ्रू हमें हमारे जिस्म में क्या है, ऑक्सीजन जा रही होती है, अगर हमारे जिस्म में इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये ब्लड के थ्रू नहीं होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये जो अज़ा हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो अपना काम सही से सरअंजाम नहीं देंगे और उनमें प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी और जो न्यूट्रिटिव मैटर है उसमें कमी शुरू होने लगती है। खासकर जो दिमाग को अगर दिमाग में को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी कि ब्लड नहीं वहां पे जा रहा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी कम हो गई, जिसकी वजह से क्या है,
जो शरियान है ब्रेन की, जो ब्रेन के अंदर आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, जो शरियाने हैं, उन्हें क्या है नुकसान पहुंचता है, वो ब्लीड करना शुरू हो जाती हैं, रसने लग जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो शॉक में चला जाता है या फिर अक्सर हेमरिज की भी इन लोगों में अलामात नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो सबसे पहले जो पेशेंट आता है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, तो सबसे पहले उनका ब्लड ग्रुप हम फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इनमें जो ब्लड है वो कम तो नहीं हो गया, ब्लड वॉल्यूम उनमें ज्यादा कम तो नहीं हो गया, या इंजरी में या फिर एक्सीडेंट की सूरत में जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं हो गया, ताकि उन्हें दोबारा से हम ब्लड वापस लगा सकें, ताकि उनके जो फर्दर वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपना काम सर अंजाम करने के लिए। The end. This was all about the lecture. Thank you so much for listening the lecture.